यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? हाँ। सो सीए फाइनल वाले बच्चों जो कि नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मई में एग्जाम दे रहे थे लेकिन मई वाला एग्जाम हुआ नहीं, तो उनका भी एग्जाम नवंबर में हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो पहली बार नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सर कौन कौन से अमेंडमेंट है हमारे लिए, तो मैं बता दूं अभी मैं आपको अमेंडमेंट करवाने वाला हूं। कोई ऐसा कोई भारी भरकम अमेंडमेंट नहीं है। जैसा मैंने सोचा था कि भाई ज्यादा अमेंडमेंट कुछ आएंगे, तो ऐसा कुछ अमेंडमेंट आया नहीं है इस बार। ठीक है, तो आपके लिए आप समझ लो छोटू से अमेंडमेंट है। और बहुत सारे अमेंडमेंट तो ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हो, या फिर आपने जब मई वाला जो अमेंडमेंट लेक्चर देखा होगा, मई 2020 के लिए जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर डाले थे, वो अगर आपने देखे होंगे तो उसमें सब कवर हो जाएंगे। उसके अलावा सिर्फ 2-3 अमेंडमेंट है जो आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं। तो पहली चीज तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए फिनेंस एक्ट 2019 है वो एप्लीकेबल है। फिनेंस एक्ट 2019 है वो एप्लीकेबल है। आपका फिनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल नहीं है। जो निर्मला सीतारमण जी अभी जो लेके आई थी, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। दूसरी चीज, ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जो ऑर्डिनेंस आया है नवंबर 2020 का, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने सोचा था कि ऑर्डिनेंस आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फेब मार्च में आया था, 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट आते हैं। बट आपके लिए, आपकी खुशनसीबी समझो, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए वो ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, सर सेफ हार्बर रूल्स हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या? सेफ हार्बर रूल्स है क्या? सेफ हार्बर रूल्स है क्या? एक तो पता नहीं कौन उनको बोलता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप जो नवंबर में एग्जाम दे रहे हो उसके लिए सेफ हार्बर रूल्स जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थे, जो केपीओ वाले वगैरह, ठीक है, IT service and all, that is not applicable for your examination. I confirm from ICAI also, as well as यहाँ पे भी उन्होंने स्टेचुटरी अपडेट में नहीं डाला, क्योंकि इन्होंने बोला है कि स्टेचुटरी अपडेट में सिर्फ नोटिफिकेशन और सर्कुलर वही वाले आते हैं जो आपके 30 अप्रैल 2020 तक आए। और जो सेफ हार्बर रूल्स को उन्होंने 1 साल के लिए नोटिफाई किया और पुराने वाले रूल्स को 1 साल के लिए बढ़ाया, वो जो नोटिफिकेशन आया है वो मई में आया था, मई 2020 में आया था। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। वापस बोल रहा हूं, नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो अमेंडमेंट जो है वो मैं पढ़ाने से पहले, अगर आप लोगों ने नया वाला कॉम्पैक्ट लिया है, अगर आप लोगों के पास नया वाला कॉम्पैक्ट है, मतलब एकदम नया वाला नवंबर वाला, तो नवंबर वाले कॉम्पैक्ट में आप देखोगे लास्ट पेजेस पे मैंने पीले पेजेस दे रखे हैं। ठीक है। ये पीले पेजेस मैंने ये सोच के दिए थे कि शायद ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल करवा दे। बट जैसा इंस्टीट्यूट का भी सोचना यह है कि ये ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस कभी भी एक्ट बनने में टाइम लगता है। ऑर्डिनेंस कब आता है? जब पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं, और उसके बाद में जब पार्लियामेंट होती है वो ऑर्डिनेंस पास होता है, फिर वो अमेंडमेंट एक्ट बनता है। तो मेरी भी जो बात हुई, वो इंस्टीट्यूट का भी मानना यह है कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ जब ऑर्डिनेंस 2019 आया था ना, और जब उसका जो अमेंडमेंट एक्ट बना उसमें काफी चेंजेस कर दिए। तो इन्होंने बोला कि इसको हम नवंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं करते। तो आप लोगों के अगर लास्ट में ये पेजेस मैंने जो दे रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कुछ ड्यू डेट बढ़ गई एंड ऑल, अगर आपको मैंने पढ़ाया भी था, नवंबर वाला फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच लिया था उनको तो मैंने पढ़ाया भी था, आप उन पे कांटे मार दो। ठीक है, आप उन पे कांटे मार दो। जो आपका जो इंटरेस्ट का रेट वगैरह जो था उसमें भी उन्होंने रिड्यूस रेट किया था। ये सब पेजेस पे आप कांटे मार दो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना, पीएम केयर फंड्स है, वो पीएम केयर फंड्स में आप डिडक्शन डोनेशन दोगे तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो लास्ट वाले, ये भी क्योंकि ये भी इंस्टीट्यूट ने तो कहीं नहीं दे रखा है स्टैट्यूटरी अपडेट में, इंस्टीट्यूट को देना चाहिए बट ये भी नहीं दिया है, तो आप समझो कि ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर मान लो कभी आ जाए क्वेश्चन में तो ध्यान रखना पीएम केयर फंड्स। तो जो मैंने ये पीले वाले पेज आपको दिलाए थे पीछे, आपकी कॉम्पैक्ट अगर आपके पास नवंबर वाली है तो वो पेज आप हटा देना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। जो टैक्सेशन अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑर्डिनेंस जो था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अमेंडमेंट पे कि सर हमारे लिए अमेंडमेंट कौन कौन से एप्लीकेबल है। छोटू छोटू से अमेंडमेंट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे अभी मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों के पास नवंबर वाला कॉम्पैक्ट है, मैं बता दूं इसमें से ऑलमोस्ट ऑल अमेंडमेंट मैंने कॉम्पैक्ट में कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट ऑल अमेंडमेंट है जो कॉम्पैक्ट में कवर कर लिए, बट जिनके पास मई वाला है, आपको ये स्टैट्यूटरी अपडेट है वो साथ साथ में पढ़ना है। अब एक बात समझना, आपको पता रहेगा एक सेक्शन होती है 47, सबसे पहला अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन। एक सेक्शन होती है 47, और 47 कौन सी सेक्शन होती है? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर।
कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, उसके केस में आपको कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एक बात समझना, कुछ ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माने जाते उसके केस में कैपिटल गेन नहीं लगता। उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। उसमें आपको पता है एक पॉइंट था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और आईएफएससी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है, या तो वो जीडीआर ट्रांसफर करता है, या बॉन्ड जो 115 एसी में नोटिफाइड है, या फिर वो ट्रांसफर करता है डेरिवेटिव, या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया था, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसमें आपको पता रहेगा, एक लास्ट पॉइंट जोड़ा था, एनी अदर सिक्योरिटी मे बी नोटिफाइड। अगर और भी कोई सिक्योरिटी नोटिफाइड करते हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने यहां पे और चीजों को नोटिफाई किया है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो आईएफएससी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो जो अपन ने वहां देखी थी, वहां कौन कौन सी सिक्योरिटी थी, तो वहां पे अगर मैं आपको बताऊं, तो वहां पे जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो था वहां पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, जीडीआर और बॉन्ड्स 115 एसी में जो नोटिफाइड है वो। दूसरा वहां पे था रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ द लाइक इंडियन कंपनी। तीसरा उसमें था डेरिवेटिव एंड ऑल। तो अगर वो आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कंडीशन ये थी, कंसिडरेशन शुड बी पेड इन लाइक एनी कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। अब उसमें उन्होंने और किन किन चीजों को जोड़ा है, तो यहां पे एक नोटिफिकेशन है और इन्होंने जोड़ा कि अगर मान लो आप रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के साथ अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बेचता है नॉन रेजिडेंट, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेचता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। या फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी बेचता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। और यूनिट ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बेचता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि यहां पे क्या क्या ऐड हुआ, देखो वहां पे क्या क्या था। वहां पे एक तो था तुम्हारा बॉन्ड्स और जीडीआर, दूसरा वहां पे क्या था, दैट इज द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स करके, ठीक है। तीसरा वहां डेरिवेटिव था। अब आप ये और जोड़ दो यहां पे, एक तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, एक यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एक यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी एंड यूनिट्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो एआईएफ के यूनिट्स है वो अगर आप ट्रांसफर करते हो इन द आईएफएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नॉन रेजिडेंट, कंसिडरेशन शुड बी पेबल इन फॉरेन करेंसी, टैक्स नहीं लगेगा। तो आपके पास अगर पुराना कॉम्पैक्ट है तो ये ऐड कर दो। ये कहां ऐड करना है मैं आपको बताते चलूंगा। जो जो चीज कहीं पे ऐड करनी है मैं आपको बताते चलूंगा, जिससे कि क्या होगा ना, आपको अच्छा लगेगा, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये यहां करना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूं ये कहां आपको ऐड करना है। तो आप कैपिटल गेन टॉपिक में सेक्शन 47 जहां पे आपकी है, तो सेक्शन 47 में जाओगे तो सेक्शन 47 में यहां पे ऐड करना है। आप चाहिए तो फोटो ले लेना उस चीज का। ये देखो ऑन द एक पॉइंट नंबर 16 है, देखो मैंने यहां पे पॉइंट नंबर 16 चाहिए तो आप फोटो लेके बाद में लिख लेना वहां पे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और जीडीआर रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 एसी और आरबीआई आरडीबी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और डेरिवेटिव्स और अदर सिक्योरिटी में बी नोटिफाइड मेड बाय नॉन रेजिडेंट इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी वेयर कंसिडरेशन पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यहां पे फिर ये नोटिफाई किया, दिस इज द नोटिफिकेशन नंबर 16 2020। क्या क्या नोटिफाई किया, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपके पास मे वाला कॉम्पैक्ट है तो। Foreign currency denominated bonds, units of mutual fund, units of business trust, units of alternate investment fund, and foreign currency denominated equity share of the company. Done. This is the first amendment in your book करके, ठीक है। चलो उसके बाद में मैं आपको बताऊं सेकेंड अमेंडमेंट जो है, यस सेकेंड अमेंडमेंट, ये आपको बड़ा सिंपल सा है। मैं जैसे बोलूं वैसे आप याद कर लेना इसको, ठीक है। एक नोटिफिकेशन है 2019 का, नवंबर में आया था। आपको याद रहेगा तो पिछले साल दिल्ली में इलेक्शन थे, और दिल्ली में जो इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी और बीजेपी मोदी जी में ये होड़ लगी हुई थी। आपको पता रहेगा इलेक्शन में बहुत बार आपने अनऑथोराइज कॉलोनियों के बारे में सुना था कि जो भी अनऑथोराइज कॉलोनीज है उसको हम ऑथोराइज करेंगे। अनऑथोराइज कॉलोनीज है, हम उसको क्या करेंगे, ऑथोराइज करने वाले हैं, और उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। और एक आपने देखा था सर्टिफिकेट भी दिया था मोदी जी, अमित शाह जी ने बोला हम अनऑथोराइज कॉलोनी को अब ऑथोराइज कर दिया। अनऑथोराइज कॉलोनीज मतलब ऐसी कॉलोनीज जहां पे कोई भी आपका जो बिल्डिंग प्लान वगैरह अप्रूव नहीं करवाया, आपने ऐसे अनऑथोराइज तरीके से बना दिया जगह, दैट इज कॉल्ड अनऑथोराइज कॉलोनीज। तो अब एक बात समझना, ये दिल्ली के लिए है। दिस नोटिफिकेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली।
तो अब एक बात बताओ, अनऑथोराइज कॉलोनी को गवर्नमेंट ने अगर ऑथोराइज कर दिया तो अब उनको क्या होगा भैया, उसकी वो घर वो पक्का मिल गया उसको। आपको पता है सेक्शन 56(2)(10) होती है अपने आईएफओएस में, गिफ्ट वाली सेक्शन। उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो तो आपको नहीं लगेगा इस पे, मैरिज पे मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट एंड ऑल। उसमें लास्ट में एक पॉइंट था कि एनी अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट और भी किसी को नोटिफाइड करती है और बोलती है कि इनको भी अगर कोई भी असेट मिल जाती है तो उस पर 56(2)(10) नहीं लगेगा, और उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन है वो रेजिडेंट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली का रेजिडेंट है, और वो अनऑथोराइज कॉलोनी में पहले से रहता था, अनऑथोराइज कॉलोनी में रहता था, अब उसकी ऑथोराइज हो गई तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी। मींस ऑथोराइज कॉलोनी का सर्टिफिकेट मिल गया, अब उसका वो प्लान वगैरह सब अप्रूव हो गया, ऑथोराइज बन गई वो, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी। तो क्या उस पर 56(2)(10) लगेगा? क्या क्या उसको गिफ्ट मान के या फिर लो कंसिडरेशन, क्योंकि उसने पहले कुछ कंसिडरेशन वगैरह दिया होगा, तो लो कंसिडरेशन मान के, और क्या उस पर 56(2)(10) में टैक्स लगेगा? क्या आंसर इज उस पर 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा, ये एक नोटिफिकेशन बोलता है। तो आप सिंपल वर्ड में इसको ये याद करो कि अगर दिल्ली में जो अनऑथोराइज कॉलोनी है, दिल्ली की जो अनऑथोराइज कॉलोनी को अगर उसको ऑथोराइज रेगुलेट कर दिया और आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की अब ओनरशिप आपकी पक्की हो गई, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 56(2)(10) नहीं लगेगा। लेकिन ये सिर्फ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली वालों के लिए है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहां पे ऊपर तो वही वाली कहानी सुनाई हुई है कि भैया क्या होता था पहले 56(2)(10) एंड ऑल वो। अकॉर्डिंगली आप सिर्फ इतना याद रखना, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफिकेशन inserted rules so and so provide that the provision of section 56(2)(10) shall not apply to any immovable property being land, building or land and building received by resident of unauthorized colony in the national capital territory of Delhi। मींस अगर मान लो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। किसको? रेजिडेंट को। रेजिडेंट का मतलब क्या कि जो पर्सन है जिसका पास फिजिकल पोजीशन है उधर प्रॉपर्टी का अनऑथोराइज कॉलोनी में, ठीक है, और वो उसने वो फिजिकल पोजीशन कैसे लिया था पता है? या तो सेल डीड से लिया था, या पावर ऑफ अटॉर्नी से लिया था, या अग्रीमेंट ऑफ सेल से लिया था, विल से लिया था, पोजीशन लेटर से लिया था, या अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ consideration in respect of property in unauthorized colony and include their legal heir but does not include the tenant licensee and all। मतलब आप अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में पहले रहते हो और आपने वो जगह वहां खरीदी थी, वो कैसे खरीदी? या तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू खरीदी थी करके, ठीक है, या फिर आपने सेल ऑफ अग्रीमेंट से खरीदी थी, विल में खरीदी थी, या फिर आपको पोजीशन लेटर के थ्रू मिली थी, या अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मिली थी। तो आपको अभी अगर मान लो ऑथोराइज हो जाती है वो कॉलोनी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं तो वो कुल मिला के प्रॉपर्टी मिल रही है, 56(2)(10) नहीं लगेगा। अनऑथोराइज कॉलोनी का मतलब होता है कि आपने अनऑथोराइज कॉलोनी को इन्होंने डिफाइन किया है करके, ठीक है, कि जिसका आपने वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन फॉर अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान, जिसका अप्रूवल लिया ही नहीं और ऐसे ही बना दी, दैट इज अनऑथोराइज कॉलोनीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सेक्शन 115 BAB और 115 BA। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको मई वाले रिवीजन लेक्चर में बता चुका हूं। 115 BAB और 115 BAA के बारे में मैं मई वाले रिवीजन लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपको चाहिए अगर देखना है, क्योंकि कोई अमेंडमेंट नहीं है, वही वाला है जो इन्होंने वापस यहां पे कॉपी पेस्ट मार दिया जो आपके पुरानी आरटीपी में था। आप मई वाली आरटीपी देखोगे उसमें एज इट इज ये वाला दे रखा है, वापस यहां पे इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। आपको चाहिए तो मेरा CA फाइनल का अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 है, उसमें जाके आप देख सकते हो। मैं इधर लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 का लिंक, तो वहां जाके आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, BAB के लिए मैंने एक शानदार सी चीज बनाई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज तो वो अमेंडमेंट लेक्चर से देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, और उसके साथ में अगर आप रिवीजन लेक्चर भी मेरा देख लोगे ना, अगर मेरा रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर नंबर दूसरा, शायद दूसरा या तीसरा, जिसमें टैक्स रेट मैंने डिस्कस की है, ठीक है, वो रिवीजन लेक्चर भी आप देख लोगे ना तो आपका काम यहां पे बन जाएगा। सीधा वो रिवीजन लेक्चर है, वो आप देख लो। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, तो वो टेबल को एक बार आप चाहिए तो इसका फोटो ले लेना 115 BAB पर्पस के लिए, कि BAB में टैक्स कौन सी इनकम पे कितना लगता है, ठीक है। तो कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगता है उसके लिए मैंने एक टेबल है, वो टेबल आपके सामने डिस्क्लोज करना चाहता हूं। आप इसको देख सकते हो, अगर चाहिए तो आप इसका फोटो ले सकते हो, कि समरी ऑफ टैक्स रेट ऑफ 115 BAB। 115 BAB की जो टैक्स रेट है ना, उसको लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 15 किस पे लगेगा, 22 किस पे लगेगा, 15 किस पे लगेगा। तो देखो यहां लिखा हुआ इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर 15% लगेगा, इनकम फ्रॉम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे 22 लगेगा,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्रिशिएबल असेट पे हुआ तो 15 लगेगा और नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो 22 लगेगा। और अगर वो एक्सेस प्रॉफिट हो गया एज पर सेक्शन 115 बीएबी 6, 115 बीएबी 6 मतलब अगर मान लो आपने चीटिंग की और आप जो ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हो, तो एओ फिर आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगाएगा। और बेटा अगर मान लो कोई स्पेशल रेट्स वाली इनकम है जैसे एलटीसीजी 112 एंड ऑल, तो उस पर तो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। और ये जितनी भी टैक्स रेट है ना, इसमें आपका 10% सरचार्ज उड़ेगा एंड 4% है वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो आपका जुड़ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नोट। तो ये टेबल को चाहिए तो आप एक बार कहीं पे ऐसा 115 बीएबी जहां पे भी आप नोटिंग की हो ना, वहां पे एक स्टिकी नोट चिपका के और ये लिख लेना, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो डन। उसके बाद तो ये वाला आपको वहां मिलेगा, ये जो है ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, अभी कोई नया अमेंडमेंट नहीं, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं मे वाले में। ठीक है, उसके बाद में एक ये वाला अमेंडमेंट, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सीए फाइनल का अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो सीए फाइनल का अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा कि देखो नॉर्मली इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई में सरचार्ज की रेट क्या रहती है? 10%, 15%, 25% और 37%। 10%, 15%, 25% एंड 37%। लेकिन एक चीज समझना, इफ एनी पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई अगर उसको जो इनकम होती है वो 112 वाला एलटीसीजी है या 111A वाला एसटीसीजी है करके, ठीक है, तो उस केस में उसका जो मैक्सिमम टैक्स रेट रहेगा ना वो 15% ही रहेगा। याद आया आपको कि मैक्सिमम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, उस पे जो मैक्सिमम टैक्स रेट रहेगा वो आपका मैक्सिमम, सॉरी नॉट टैक्स रेट, मैक्सिमम सरचार्ज का रेट रहेगा वो आपका 15% रहेगा। मैं इसको करवा चुका हूं, आपको चाहिए तो सीए फाइनल का अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 है, वो आप देख सकते हो मे वाला करके। ठीक है, तो उसमें एज इट इज 1 घंटे तक यही डिस्कशन किया है, तो आप उसको देख सकते हो। तो मैं उसका लिंक भी डाल रहा हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको देख लेना। ठीक है, अगर चाहिए आपको तो, बाकी आपको अगर पता है तो कोई जरूरत नहीं है। चलो अब एक बात समझना, ये एक नया अमेंडमेंट है बट ठीक है, अमेंडमेंट कोई इतना कोई खास तो है नहीं। चलो हाँ, असेसमेंट ऑफ द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब आपको पता है मैंने आपको ये बताया था कि लाइक जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट का जितना भी पैसा है 15% वाला एज वेल एज द जो 5 साल के लिए ट्रस्ट के पास जितना पैसा बचता है, आपको पता है ट्रस्ट को वो पैसा 11(5) के मोड्स में डालना पड़ता है। और 11(5) के मोड्स मैंने बोला था सेफ मोड में डालना पड़ता है। सेफ मोड मतलब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में वगैरह लगा सकते हैं, एफडी वगैरह करवा सकते हैं, मतलब वो कहीं लॉटरी वॉटरी नहीं लगा सकते, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो सेफ इन्वेस्टमेंट की उधर लिस्ट दे रखी है। ठीक है, अगर आपने रेगुलर बैच लिया होगा मेरे से तो वो मैंने एक लिस्ट दे रखी है 11(5) की कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसमें लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर और भी कोई नोटिफाई करते हैं तो वहां पे भी आप डाल सकते हो। तो इन्होंने एक चीज यहां पे नोटिफाई की है कि अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी का काम है जो इन द एंगेज ऑफ द रिटेल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट में काम में, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ये काम करती है, कौन सा काम करती है इधर देखना, यहां से लेके और यहां तक पढ़ना है, यही आपके लिए जरूरी है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने वहां और नोटिफाई किया कि अगर आप इसमें भी पैसा लगाओगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो सेफ इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। कहां? द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन इशूड like inserted clause 5A in the rule number 13C to include within its scope investment made by a person authorized under section 4 of the Payment and Settlement System Act 2007 in the equity share capital or bonds or debenture of the company. कौन सी कंपनी? विच इज एंगेज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट और सिमिलर एक्टिविटी इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड अप्रूव्ड बाय द आरबीआई फॉर दिस पर्पस एंड इन विच 51% ऑफ इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। अब ये जो एनपी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई करके जो है ना, ये आरबीआई की एक कंपनी, आरबीआई ने बना रखी है। ठीक है, ये आरबीआई ने बना रखी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट कंपनी है, यू कैन से दैट। तो देखो अगर कोई कंपनी के आप
शेयर खरीदते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी के आप शेयर खरीदते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल है या बॉन्ड्स या डिबेंचर खरीदते हो, कौन सी कंपनी के? वैसी कंपनी के जो एंगेज्ड है, किसमें एंगेज्ड है? इन द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट सिस्टम। वो रिटेल पेमेंट सिस्टम में ऑपरेशन में एंगेज्ड है, या डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट में, या सिमिलर एक्टिविटी इन इंडिया या अब्रॉड में, और वो आरबीआई से अप्रूव्ड है। और आरबीआई की जो ये कंपनी है एनपीसीआई, ये उसमें 51% या उससे ज्यादा का शेयर, इक्विटी शेयर रखती है। तो उस कंपनी में आप अगर कोई ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगा तो वो सेफ मोड ही माना जाएगा। तो ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मान लो आप ऐसी किसी कंपनी के या तो इक्विटी शेयर खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, डिबेंचर खरीदते हो, जो कंपनी एंगेज्ड है इन द ऑपरेशन ऑफ द रिटेल पेमेंट सिस्टम या डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट और सिमिलर एक्टिविटी इन इंडिया और अब्रॉड, एंड दैट इज अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, एंड उस कंपनी में जो गवर्नमेंट की कंपनी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो 51% या उससे ज्यादा का इक्विटी शेयर उस कंपनी में ऑलरेडी रखती है, अगर उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा एज पर सेक्शन 11(5). यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना यस और नो, अरे बोलो ना यस और नो। यस, चलो उसके बाद टीडीएस से रिलेटेड सेक्शन 194(n) से रिलेटेड, अब वो क्लेरिफिकेशन वही वाला है क्या? यस, मैं आपको बता दूं क्लेरिफिकेशन क्या है। चलो, ये सेक्शन 194(n) वही वाली बात है जो अपने मे वाली आरटीपी में भी दे रखी थी, वापस यहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि ये 31 अगस्त 2019 का प्रेस रिलीज है, तो मैं वापस आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो उस आरटीपी में भी मैंने बताया था। देखो मैं आपको बताऊं, एक सेक्शन होती है 194(n) और 194(n) क्या बोलता है कि अगर आप बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से कैश विड्रॉ करते हो पूरे साल का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा, पूरे साल का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो, तो उस पर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। कौन सी रेट से टीडीएस कटेगा? 2% की रेट से उस पर टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। सर ये सेक्शन जो आई थी वो कब से आई थी? 1 सितंबर 2019 से आई थी। ये 1 सितंबर 2019 से आई थी, लेकिन अगर मान लो आपने जो 1 अप्रैल 2019 से लेके एंड 31 अगस्त 2019, इफ अगर इसके बीच में आपने जो कैश विड्रॉ किया और वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। ये प्रेस रिलीज था, बोलता था कि अगर आप ये सेक्शन जब जिस डेट से इफेक्टिव हुई, दैट इज ऑन द 1 सितंबर 2019, उससे पहले जो कैश विड्रॉ हो गया उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। उस पे टीडीएस है, वो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, उससे पहले जो कैश विड्रॉ हुआ वो कैश विड्रॉ की लिमिट में जरूर आएगा। मींस जो 1 करोड़ का जो ओवरऑल लिमिट आप देखते हो वो 1 करोड़ की लिमिट में जरूर आएगा। वो जो 1 करोड़ का आप लिमिट देखते हो वो 1 करोड़ की लिमिट में उसको लिया जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि मान लो इस पीरियड में आपने 5 करोड़ का कैश विड्रॉ किया, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। लेकिन एक बात बताओ, 1 सितंबर के बाद आपने मान लो 20 लाख का कैश विड्रॉ किया, क्या उस पर टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। क्योंकि 1 करोड़ का जो लिमिट देखते टाइम तो आपको ओवरऑल लेना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको लेना है, ठीक है। लेकिन आपने जो 1 सितंबर से पहले कैश विड्रॉ किया उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो उसके बाद एक और चीज समझना आप लोग, कि आपको पता है यहां पे ये सेक्शन बोलती है कि कहीं कहीं पे ये सेक्शन नहीं लगती। मींस कुछ लोगों ने अगर कैश विड्रॉ किया तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। ये किन किन पे नहीं लगती मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ देखो। पहली चीज तो ये सेक्शन नहीं लगती अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर विड्रॉ करता है, तो जो गवर्नमेंट विड्रॉ करती है तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। दूसरी, अगर कोई बैंक विड्रॉ करती है तो उस पे सेक्शन नहीं लगेगी। पोस्ट ऑफिस विड्रॉ करता है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। कोऑपरेटिव बैंक विड्रॉ करती है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। या कोई पर्सन ऐसा है, ऐसी कोई कंपनी है जो एटीएम मशीन चलाती है। देयर आर वेरियस कंपनी, दे आर नॉट, मतलब दे आर जस्ट रनिंग द एटीएम मशीन्स, वो सिर्फ एटीएम मशीन चलाती है, तो वो विड्रॉ करेंगी तो उस पे सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद अगर आरबीआई गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके अगर वो और कोई पर्सन को नोटिफाइड करते हैं तो उन पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। अगर आरबीआई के साथ कंसल्टेशन के बाद अगर गवर्नमेंट और भी किन्हीं लोगों को नोटिफाई करते हैं तो उन पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। अब उन्होंने 3 लोगों को वहां नोटिफाई किया हुआ है कि उन पे और ये सेक्शन नहीं लगेगी। एक तो किस पे पता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां
एटीएम में कैश भरने का काम करती है। मींस जो एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन जितनी भी होती है, तो एक बात बताऊं, ये एटीएम मशीन में जो कैश भरनी है वो बैंक नहीं भरती। बहुत सारी आउटसाइडर एजेंसियां रहती है, वो एजेंसियां क्या करती है, वो एटीएम मशीन में कैश भरती है। तो वो जो कैश भरती है ना, ऐसी कोई कंपनी है जो इसमें रिप्लेनिशमेंट ऑफ द कैश सिस्टम में इसमें एंगेज्ड है। तो वो बैंक से जो विड्रॉ करेंगे, और ऑब्वियसली वो तो उनको कैश भरना ही पड़ेगा हर मशीन में करके, ठीक है। आपने पता होगा ऐसी बहुत सारी वैन घूमती है जो एटीएम में कैश भरती है, तो वो जरूरी नहीं वो बैंक की नहीं है, वो दूसरी एजेंसी रहती है, वो एजेंसी वाले हैं, वो कैश वगैरह भरते हैं। तो वो बैंक से विड्रॉ करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई ऐसा कमीशन एजेंट है जो एग्रीकल्चर मंडी होती है, जो अपने यहां पर बोलते हैं कि एग्रीकल्चर की, जहां पे किसानों से जो अनाज है, फूड ग्रेन से वो खरीदा जाता है और किसानों से खरीदा जाता है, उनको पेमेंट किया जाता है। तो ऐसा कोई भी कमीशन एजेंट है जो रजिस्टर्ड है करके, ठीक है। कोई रजिस्टर्ड ऐसा कोई कमीशन एजेंट है जो उस एग्रीकल्चर, लाइक वहां पे जो भी एग्रीकल्चर मंडी पे जो लॉ लगता है उसके में रजिस्टर्ड है, और वो अगर कैश विड्रॉ करता है 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। और एक और चीज समझना, जो आरबीआई के अप्रूव्ड मनी चेंजर है, मनी चेंजर का मतलब वो लोग जो पैसे करेंसी चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे वगैरह जाते हैं तो अपन डॉलर के बदले रुपीज लेते हैं, रुपीज के बदले जो ऑथोराइज मनी चेंजर है वो कैश विड्रॉ करेंगे, तो उनपे ये सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो यहां पे देखो इन्होंने वही वाला एक नोटिफिकेशन दे रखा है कि भैया इन पर्सन ऑफ क्लास ने खरीद मतलब विड्रॉ किया तो इस पे ये नहीं लगेगा। तो यहां पे इन्होंने दे रखा है जो मनी चेंजर है, जो ऑथोराइज मनी चेंजर है, ऑथोराइज डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट एंड फुल फ्लेज मनी चेंजर है, लाइसेंस बाय द आरबीआई और फ्रेंचाइजी एजेंट, उन पे ये सेक्शन नहीं लगती है करके, ठीक है। उन पे ये सेक्शन नहीं लगती है, तो इतना ध्यान रख। अब एक बात समझना, मैंने आपको बोला कि ये 5 जगह है जहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन लोगों का टीडीएस बैंक नहीं काटेगी, लेकिन आपको ये इंटीमेट जरूर करना पड़ेगा कि इन लोगों का हमने टीडीएस नहीं काटा ड्यू टू दैट पर्टिकुलर क्लॉज। तो उसको लेके यहां पे क्लेरिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है देखो, कि the proviso to section 194N provides that no tax is however required to be deducted at source. A payment made to the government या banking company, cooperative bank और post office और any business correspondent of the banking company और white label ATM operator है, उनका TDS नहीं काटना, या कोई भी पर्सन जिसको आरबीआई नोटिफाई करती है। और आरबीआई ने नोटिफाई किसको किया है, एक तो तुम्हारा, मैंने आपको बोला कि जो भी ये एटीएम ऑपरेटर है, जो एटीएम में कैश फिलिंग करते हैं वो लोग हैं। फिर मैंने बोला मनी चेंजर है, उसको उन्होंने नोटिफाई किया है। तो यहां अकॉर्डिंगली सीबीडीटी क्या बोलती है, द सीबीडीटी हैज बाय दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड क्लॉज नंबर 9 of the rule so and so provides that deductor at the time preparing a statement of tax deduction at source, जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे टीडीएस का, shall furnish the particular of amount paid or credited on which tax has not been deducted in view of the exemption pointed in number 3 or 4 above or in view of the notification so and so in the clause number 5। तो कुल मिला के आपका जो क्लॉज नंबर ये 3 है, क्लॉज नंबर 4 है एंड क्लॉज नंबर 5 है, यहां पे जो भी आपने टीडीएस नहीं काटा, क्लॉज नंबर 3, 4 और 5 में टीडीएस नहीं काटा, बट उसकी डिटेल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी कि इनका हमने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, अगली सेक्शन बड़ी ही सिंपल सी चीज है, 194M। एक बात बताओ, एम में एक चीज का इन्होंने अपडेशन है, इट इज रिलेटेड टू रूल्स ओनली। एक बात बताओ, अपने टीडीएस में 3 सेक्शन ऐसी है जहां पे आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। आपके पास 10 नंबर नहीं है तो भी टीडीएस काट सकते हो। कौन कौन सी सेक्शन, एक तो 194I है, पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे 1% की रेट से टीडीएस काटते थे। दूसरा 194IB, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे देते हो, बिल्डिंग बेसिकली, और उसमें आपको 50,000 से ज्यादा का आप रेंट पे करते हो तो। और तीसरा 194M, जो अभी अपन ये सेक्शन देख रहे हैं। आपको पता है अगर कोई इंडिविजुअल एचयूए पे किसी को प्रोफेशनल फीस कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करता है या कमीशन ब्रोकरेज पे करता है और वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 50 लाख देन दे हैव टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट 5%। याद आया? अब एक चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां आता है कि ये तीनों सेक्शन में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, बट टीडीएस जमा कब तक करवाना है गवर्नमेंट को। तो मैं बता दूं, इन तीनों सेक्शन में टीडीएस आपको जमा करवाना है विद इन 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। अगर टीडीएस इस साल काटा है, इस मंथ में काटा है, तो आपको अगले मंथ के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवाना है। तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड विद इन 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मैं बोलूं 30 डेज
ऑफ नेक्स्ट मंथ में आपको जमा करवाना है, 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, 30 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ में आपको जमा करवाना है टीडीएस, ठीक है। वो 7 तारीख नहीं है इसमें, इन सेक्शन में आपको 30 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, वहां तक आपको जमा करवाना है 194 आईए, आईबी और एम में। अब एक और चीज समझना, इसमें टीडीएस का रिटर्न भी आपको इसके साथ ही भरना है। जब आप टीडीएस जमा करवाओगे तभी आपको रिटर्न भरना है। और रिटर्न का फॉर्म कौन सा होता है, याद है ऑफिस में भरा था, 26 क्यूबी इसका था, इसका 26 QC और इसका है 26 QD करके, जो अभी नोटिफाइड किया है कि 194M में अगर है तो आपको 26 QD में अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने जो रूल चेंज किए हैं वो रूल के बारे में इन्होंने बताया है कि विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड, आप टीडीएस जमा करवाओ, ठीक है। टीडीएस जमा करवाने की ये डेट, उसके बाद उसका जो रिटर्न फाइल करना है वो 26 QD में करना है करके, ठीक है। वो 30 डेज वहीं से जो जिस टाइम आप टीडीएस जमा करवाओगे उसके साथ साथ ही ये आपको 26 QD भी जमा करवाना पड़ेगा करके, ठीक है। डन। तो ये इससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट है, इसमें कोई ऐसा कोई खास अमेंडमेंट है नहीं। अब एक बात बताओ, आधार नंबर को पैन कार्ड से अटैच कब तक करवाना है? आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करवाने की ये डेट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया होगा कि भैया 31 दिसंबर पहले थी, 31 दिसंबर 2019 था, फिर उसको हटा के और उन्होंने बोला कि नहीं 31 मार्च 2020 कर लेते हैं, फिर उसके बाद और बढ़ाया 30 जून किया। अब अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं ये डेट है 31 मार्च 2021, मीन्स 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना है। बढ़ती जा रही है डेट करके, ठीक है। सो दिस इज वन अमेंडमेंट कि यहाँ पे आपकी जो डेट है आधार को पेन से लिंक करवाने की वो 31 मार्च 2021 हो चुकी है। अब एक चीज समझना, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, एक यहाँ पे अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट है। आपको मैं बताऊं, एक सेक्शन 169 SU होती है। 169 SU क्या होती है कि भैया अगर मान लो किसी पर्सन का कोई भी बिजनेस एंटिटी है जिसका 50 करोड़ से ज्यादा का अगर टर्नओवर है तो उनको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए कुछ सुविधाएं वहां लगानी पड़ेगी। मींस उनको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि उनका कस्टमर वगैरह है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकता है। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम उस पर पेनल्टी वगैरह लगाएंगे। तो यहां पे एक चीज समझना, इन्होंने बोला कि इनको जो पेमेंट लेना है वो पेमेंट इन मोड से लेने के लिए इनको फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एंड इफ इट्स टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एसेट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड 50 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मींस लास्ट ईयर में अगर 50 करोड़ से ज्यादा का इनका टर्नओवर है, शैल प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड इन एडिशन टू फैसिलिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट इफ एनी बीइंग प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन। मतलब आपको जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। और क्या क्या आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इन्होंने यहां पे बोला कि एक तो डेबिट कार्ड जो है वो आपको लेना ही पड़ेगा रुपए वाला करके, ठीक है। दूसरा तुम्हारा यूपीआई जो इंटरफेस है भीम यूपीआई, उससे पेमेंट लेना पड़ेगा अगर वो करेगा तो। और तीसरा यूपीआई दैट इज क्विक रेस्पॉन्स कोड, दैट इज अपन बोलते हैं क्यूआर कोड, वो क्यूआर कोड का फैसिलिटी वहां पे होना चाहिए। तो एक तो डेबिट कार्ड रुपए से आपको पेमेंट लेना पड़ेगा, दूसरा आपका जो यूपीआई भीम यूपीआई है वो होना चाहिए, और तीसरा तुम्हारा यूपीआई क्यूआर कोड है वो आपको वहां पे रखना पड़ेगा करके, ठीक है। तो ये मोड से आपको पेमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज समझना, आपको पता है एक और नोटिफिकेशन, ये नया नोटिफिकेशन है। आपको पता है मैंने आपको बहुत सारी जगह ऐसा बताया था कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। ऐसा मैंने बताया था। पता है कौन कौन सी सेक्शन में, अगर मैं बताना चाहूं तो एक तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 43 क्या बोलते हैं सीए करके सेक्शन में, 43 सीए, 50 सी, 56 टू 10, 40 ए सब सेक्शन 3 जिसमें 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट करते हो उसमें। फिर मैंने आपको बताया था बहुत सारी जगह ऐसी जगह थी जहां पे मैंने बोला था एनी मोड अदर देन कैश करके, ठीक है। सॉरी, बहुत सारी जगह थी जहां पे ऐसा बोला था कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको कैसे कैसे करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। एक तो आप असेट खरीदते हो 10,000 से ज्यादा का, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, वो वहां पे भी था बैंक अकाउंट एंड ऑल वो सब। तो सर ये एनी मोड जो था, एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, इन्होंने यहां मोड प्रिस्क्राइब कर लिए।
वहां पहले अपन लिखते थे कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब। तो इन्होंने वो एनी अदर मोड अभी प्रिस्क्राइब कर दिया और वैसे कुछ भी कोई नए प्रिस्क्राइब नहीं किए है। आपको लगेगा ये तो हमको पता था, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, आईएमपीएस करो करके, ठीक है, भीम यूपीआई करो करके, ठीक है, भीम यूपीआई करो। बस ये जो पेमेंट है यूपीआई पेमेंट, ये इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये तुम्हारे लिए एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड है, तो इससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे था, एक तो 35 एडी में कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए 10,000 से ज्यादा का है तो आप कैश में नहीं कर सकते। एक 48(3) में जो 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट, 43(1) में आपकी एक्चुअल कॉस्ट ब्लॉक में जोड़ते टाइम 10,000 से ज्यादा का असेट है और अगर वो आपने 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट किया तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। 44 एडी में 6% उनको मिलेगा जो पेमेंट रिसीव करते हैं अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये 43CA, 50C, 56 to 10 इसमें कहां पे था पता है? इसमें था जहां पे अपन देखते थे कि लाइक डेट ऑफ अग्रीमेंट लेना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का आप तभी ले सकते हो जब अग्रीमेंट की डेट है उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिल जाना चाहिए, या पेमेंट कर दिया है आपने डेट ऑफ अग्रीमेंट से पहले पहले, अप टू ड डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। या 80JJAA करके, ठीक है, जो न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते थे उसके केस में। या 13A पॉलिटिकल पार्टी 2,000 से ज्यादा का पेमेंट है वो कैश में नहीं ले सकती, मींस अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट। या 269SS, 269T और 269ST में यहां पे इन्होंने जो मोड है वो नोटिफाई किया है, एनी अदर मोड एज मे बी नोटिफाइड। तो वो एज मे बी नोटिफाइड में ये वाले मोड कौन से? क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आईएमपीएस से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, आरटीजीएस, एनईएफटी और भीम, ये तुम्हारे एनी अदर मोड एज में भी नोटिफाइड वाले नोटिफाइड हुए हैं। तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज में भी नोटिफाइड, तो ये इन्होंने नोटिफाइड किया। क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, आईएमपीएस करो, यूपीआई करो, आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो एंड भीम से करो करके, ठीक है। तो इससे आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो डन। तो ये कोई खास अमेंडमेंट है नहीं। चलो उसके बाद में एक जो अमेंडमेंट है, अरे ये वाला अमेंडमेंट, ये तो पुराना वाला ही है, वापस इन्होंने डाल दिया इधर, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं सेकेंडरी एडजस्टमेंट में। कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट अगर कब होता है? जब आप प्राइमरी एडजस्टमेंट जो हुआ है वो पैसा आपको इंडिया में कब तक रीपेट्रिएट करना पड़ता है, वो 90 डेज का टाइम होता है। और मैंने बोला 90 डेज में नहीं किया तो अब मान लो 95 डेज में किया तो इंटरेस्ट 5 दिन का लगेगा या 95 डेज का लगेगा? 95 डेज का लगेगा। तो भी अगर इससे रिलेटेड आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखना है तो अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 3 है, वहां जाके आप देख सकते हो। मई 2020 का अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 3, इसके बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। हाँ ये और एक लास्ट है बस, इसके बाद आपको लगेगा कुछ अमेंडमेंट लेक्चर में था ही नहीं, अमेंडमेंट थे ही नहीं करके, ठीक है। क्या करें, वही वाले थे। मैंने सोचा था कि भाई सेफ हार्बर रूल्स आएगा, ये आएगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा था सेफ हार्बर रूल्स नहीं रहेगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो ये कोविड वाले जितने नोटिफिकेशन थे, कोविड वाले जो थे, वो इंस्टीट्यूट ने नहीं उसको इग्नोर किया है, क्योंकि कीप चेंजिंग, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी चेंज कर रही है और ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू बाय लाइक आपको हर वो इंटरेस्ट रेट और इतना वो सब कम हुआ और वो देखना इज वेरी लाइक नॉट पॉसिबल। इसके लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस को उन्होंने इग्नोर किया है, ऑर्डिनेंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये देखो, अमेंडमेंट इन रूल 10DA दैट इज कॉन्सिक्वेंट टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्शन 92D नोटिफिकेशन नंबर, ये है मास्टर फाइल से रिलेटेड और ये मैंने ऑलरेडी आपके कॉम्पैक्ट में दे रखा है। मास्टर फाइल मैंने आपके कॉम्पैक्ट में दे रखा है और मैंने बोला था कि आईसीआई ने मटेरियल में नहीं डाला क्योंकि हो सकता है उनको लग रहा है कुछ इसमें अमेंडमेंट आए, बट ऐसा कुछ अमेंडमेंट आया नहीं। ये मास्टर फाइल से रिलेटेड, तो इसको अपन कॉम्पैक्ट से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये मास्टर फाइल से रिलेटेड चीज क्या है करके, ठीक है। तो सीधा कॉम्पैक्ट में कहां दे रखा है अभी मैं बता देता हूं। तो ये आपके अमेंडमेंट यहाँ पूरे हो जाते हैं 28 पेज के, तो अपन चलते हैं कॉम्पैक्ट में। कॉम्पैक्ट के वॉल्यूम 2 में जाओगे आप और वॉल्यूम 2 में अगर आप देखोगे तो ऑन द पेज नंबर यहां पे था मास्टर फाइल, ये पेज नंबर 30 पे रहेगा शायद। देखो, मेंटेनेंस एंड फर्निशिंग ऑफ द मास्टर फाइल, कि भैया ये मास्टर फाइल किसको, ये वही वाला अमेंडमेंट है, मैंने ऑलरेडी कॉम्पैक्ट में पहले से आपको दे रखा है, तो आप कॉम्पैक्ट में देखोगे तो सीधा आपको मिल जाएगा। तो मास्टर फाइल किसको फाइल करना है? देखो, एक तो होता है आपको फाइल करना पड़ता है लोकल फाइल। लोकल फाइल किसको बोलते हैं? कि जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, तो इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो एक फाइल होती है जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड योर
लोकल फाइल। एक होता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, वो कौन फाइल करता है? जो भी तुम्हारी मेन एंटिटी रहती है करके, ठीक है, जो भी तुम्हारी पेरेंट एंटिटी रहती है, वो पेरेंट एंटिटी जिस कंट्री में रेजिडेंट है उस कंट्री में वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करती है। और एक होती है मास्टर फाइल। ये मास्टर फाइल में क्या होता है? बेसिकली आपके बिजनेस का एक ओवरव्यू रहता है। क्या आप है, आपका जो एमएनसी है वो एमएनसी के बिजनेस का एक ओवरव्यू रहता है, दैट इज कॉल्ड मास्टर फाइल। और मास्टर फाइल हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हर कंट्री में फाइल करेगी। जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप की बात करूं तो यूनिलीवर यूके में है, वहां पे भी उनको मास्टर फाइल फाइल करना पड़ेगा। और यूके में उनका पेरेंट्स एंटिटी भी है तो उधर उनको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग भी फाइल करना पड़ेगा। वैसे उनकी इंडिया में एचयूएल है तो एचयूएल को मास्टर फाइल फाइल करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है तो वहां पे भी मास्टर फाइल तो फाइल करना ही पड़ेगा। तो मास्टर फाइल किसको फाइल करना पड़ता है? हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को। पेरेंट एंटिटी होती है वो कंट्री बाय कंट्री फाइल करती है, मास्टर फाइल कौन फाइल करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी फाइल करती है। अब एक बात समझना, एक पेरेंट एंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है, एक पेरेंट एंटिटी होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी तो होती ही है। तो कुल मिला के पेरेंट एंटिटी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी उनको मास्टर फाइल फाइल करना पड़ेगा। तो देखो इंडिया में किसको मास्टर फाइल फाइल करना पड़ता है? देखो तो इसको रिलेटेड रूल नंबर 10 डीए है, पर्सन रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, रूल नंबर 10 डीए। एवरी पर्सन बीइंग कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है ऑफ अ इंटरनेशनल ग्रुप शैल, उसको फाइल करना पड़ेगा कब? मींस कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो कब मास्टर फाइल फाइल करेगी? जब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। मतलब दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या क्या? पहली कंडीशन, द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप of which such person is a constituent entity, means वो जिस ग्रुप की constituent entity है उस पूरे ग्रुप का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू as reflected in the consolidated financial statement of the international group for the accounting year is 500 करोड़ से ज्यादा है। अगर ग्रुप का तुम्हारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा का है, एंड उसके साथ साथ में दूसरी कंडीशन क्या है? एंड उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसमें ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सीड 50 करोड़, या तो 50 करोड़ से ज्यादा के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उस कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी के, और in respect of purchase, sale, transfer, lease or use of intangible property during the accounting year as per the books of accounts 10 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे देखो ए और बी पॉइंट के बीच में और है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। या तो आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपका जो है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर तुम्हारा इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज और यूज ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा 10 करोड़ से ज्यादा है। इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, और ऊपर तुम्हारा जो तुम्हारा ग्रुप है इंटरनेशनल ग्रुप जो एमएनसी है उसका जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसका रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो आपको मास्टर फाइल है वो फाइल करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझना, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन रुपीज ऑफ द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू इन फॉरेन करेंसी शैल बी द टीटीबीआर ऑफ सच करेंसी ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो भैया अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट डे रहेगा ना, वो लास्ट डे को देखोगे टीटीबीआर क्या है, और वो टीटीबीआर से उस पूरे मल्टीनेशनल ग्रुप का रेवेन्यू को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो और वो देखो 500 करोड़ से ज्यादा है या नहीं। अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मास्टर फाइल फाइल करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? पार्ट ए ऑफ द फॉर्म 3CAA दैट इज मास्टर फाइल हाउएवर shall be furnished by every person being a constituent entity of an international group whether or not the above conditions are satisfied। देखो अब एक बात बताऊं, ये जो फॉर्म होता है 3CEAA, ये लेकिन उन लोगों को समझेगा जिन्होंने सच में ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑफिस में कुछ काम किया है। नहीं किया है तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, मास्टर फाइल जो होता है फॉर्म नंबर 3CEAA जो होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तुम्हारा पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है ना वो सबको फाइल करना पड़ता है, मींस कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको फाइल करना पड़ेगा, भले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो या नहीं। बट पार्ट बी उन्हीं को फाइल करना पड़ता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, पार्ट ए सबको फाइल करना पड़ता है, भले आपका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ही नहीं इस साल में, आपका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ही नहीं इस साल में, तो भी आपको पार्ट ए तो फाइल करना ही पड़ेगा। मींस एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हैव टू फाइल द पार्ट ए। बट पार्ट बी जो है वो तभी फाइल करना है जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए ऑफ द फॉर्म 3CEAA
EAA master file, however shall be furnished by every person being constituent entity of international group whether or not the above conditions are satisfied or whether they enter into international transaction or not. पार्ट ए तो फाइल करना पड़ेगा, बट पार्ट बी है वो तभी फाइल करना है जब वो अबव कंडीशन सेटिस्फाइड होती है. Part B of the Form 3CAA has to be furnished by person being constituent entity of international group in those cases where above conditions are satisfied. अब एक बात समझना, इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट एंड मेंटेन मींस आपको मास्टर फाइल से रिलेटेड क्या क्या चीजें अपने पास में बना के रखनी पड़ती है करके. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है. क्या क्या कि आपको जितनी एंटिटी है इंटरनेशनल ग्रुप में उसका सबका नाम दो, आपका लीगल स्टेटस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी का, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है एंटायर इंटरनेशनल ग्रुप का वो आप बताओ हमको. ठीक है, आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या बिजनेस कर रहा है, आपका ग्रुप है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में आप ओवरव्यू दो. तो यहाँ पे मैं बताऊं इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है पूरी, क्या ये चीजें हैं वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है. अब एक चीज समझना, मास्टर फाइल की ड्यू डेट क्या रहती है, कब तक मास्टर फाइल करनी है, वो तब तक फाइल करनी है जो आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी का जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहेगा वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही आपको मास्टर फाइल है वो फाइल करनी है. और अगर मान लो बेटा अगर एक इंडिया में मान लो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो उसमें से मास्टर फाइल कौन फाइल करेगा, तो ग्रुप एक को डेजिग्नेटेड करेगा. ग्रुप जो है वो एक को डेजिग्नेटेड करेगा और वो ग्रुप जो डेजिग्नेटेड करेगा उसमें से जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है वो बताएगी 30 दिन पहले, जो मास्टर फाइल करने की जो डेट है उससे 30 दिन पहले बताएगी कि हम लोग है वो मास्टर फाइल है वो फाइल करने वाले है करके. ठीक है, जो यहां पे सच इंटीमेशन शैल बी मेड एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट. मींस जो मास्टर फाइल करने की डेट है उसके 30 दिन पहले ये लोग बताएंगे. अब एक बात बताओ, ये मास्टर फाइल से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अमेंडमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. कोई ज्यादा अमेंडमेंट है नहीं नवंबर के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट. जिन्होंने जुलाई में एग्जाम दिया था, मैं आपको पहले ही एक लेक्चर में बोल दिया था कि आपको नया कॉम्पैक्ट लेने की जरूरत नहीं है करके. ठीक है, सबको मैंने बोला था, ये लेक्चर में ओपन इन्विटेशन था कि ओपन मतलब इन्फॉर्मेशन थी कि आपको नया कॉम्पैक्ट लेने की जरूरत नहीं है नवंबर के लिए. उल्टा मैंने नवंबर में जो अमेंडमेंट डाले थे वो कटवा दिए मैंने आज करके, जो मैंने आपको डाला था ऑर्डिनेंस 2020 वाला वो कटवा दिया. तो इसमें कोई खास अमेंडमेंट नहीं है आप लोगों के लिए, सो डोंट वरी. और ये जो मैंने आपको मास्टर फाइल वाला जो बताया ये सेम वो का वो है जो मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इस 28 पेज में कुछ 1-2 ही ढंग के अमेंडमेंट है जो आपको यहाँ से देखने हैं, बाकी हर चीज़ आपको कॉम्पैक्ट में मैंने दे रखी है, कुछ भी ऐसा नया यहाँ पे नहीं है. ठीक है, अब अगर अपन बात करें केस लॉज की, कुछ नए केस लॉज भी आए हैं, 4-5 नए केस लॉज है, बाकी तो वही वाले केस लॉज है पहले वाले हैं. जो मई के लिए आपको केस लॉज दे रखे थे वही वाले केस लॉज है. आप सीधा केस लॉ के लेक्चर पे जाओ और केस लॉ के लेक्चर में सिर्फ 4-5 केस लॉज है वो नए हैं, बाकी वही वाले केस लॉज है जो पुराने वाले हैं. तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको ये नहीं सोचना कि नवंबर में तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, नथिंग लाइक दैट करके. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मई 21 में काफी अमेंडमेंट्स है. मई 21 में काफी अमेंडमेंट्स है. जो मई 21 का जो एग्जाम होगा, मेरे को ये लगता है इस साल मेजर अमेंडमेंट है. क्यों अमेंडमेंट हुए? ड्यू टू द ऑर्डिनेंस, ड्यू टू द इन्होंने ऐसे भी अमेंडमेंट काफी सारे कर दिए थे फाइनेंस एक्ट 2020 में. कुछ 80-90 अमेंडमेंट थे, फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला. ऑर्डिनेंस के बाद में अब रोज चेंज हो ही रही है, कोविड की वजह से काफी चीजें चेंज हो रही है. सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो, बड़ा भाई मानते हो, जो भी मानते हो, ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, ये वाला नवंबर वाला, ज़्यादा टाइम नहीं बचा. जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से सिर्फ 60-70 डेज बचे हैं. सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में एग्ज़ाम है, 60 डेज बचे, ओनली 60 डेज. 100% दे दो. ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपके लिए लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए. मतलब इसके बाद अपन वापस सीए फाइनल का एग्ज़ाम नहीं देंगे, बस सीए बनेंगे, मजे करेंगे करके. ठीक है, सब चीज़ें ठीक होगी, बट ये एग्ज़ाम लास्ट है. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. मैं बता दूं, एग्ज़ाम होगा. आप डोंट थिंक दैट कि एग्ज़ाम नहीं होगा एंड ऑल दैट थिंग. ये सब चीज़ें नहीं है. अभी सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, और नॉर्मलाइज हो ना हो, गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के फेवर में है. तो आप ये समझ लो एग्ज़ाम होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो और पूरा दो, 100% दो. जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो. मैं बता रहा हूँ 2 ही महीने हैं. आपको लगता है 2 महीने ज़्यादा होते, नहीं होते. आपको पता है इंडिया में जो अपन ने कोरोना चालू होने से पहले एक दिन वो जनता कर्फ्यू था, याद है? अपन ने थाली ताली बजाई थी, उसको 5 महीने हो गए. 5 महीने होके गए. आप उसको मान सकते हो?
आपको ये नहीं लगता शायद अभी तो हुआ था 10 दिन पहले, 5 महीने हो चुके हैं, वो मार्च में हुआ था, ये अगस्त चल रहा है, अगस्त एंड आ गया, मार्च से समझ लो 5 महीने हो गए उस चीज को। तो टाइम कितना जल्दी जाता है पता ही नहीं चलता। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि यार गिव योर बेस्ट, 100% दे दो इस बार, शानदार वाला। देखो मैं बताऊं ना, आप ये समझो कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मानना है वो मान के और एग्जाम दे दो। किसी को कोई ज्यादा बाकी चीजों का प्रेशर है नहीं, जितनी पढ़ाई होती है उतनी करो। और यार 100% आपके पास काम क्या है आज यार, पढ़ना ही तो है, और क्या काम है अपने पास करके, ठीक है। और पढ़ना 60 दिन ही है, सिर्फ 60 डेज यार, ऐसे निकल जाते हैं 60 डेज, पता ही नहीं चलता करके, ठीक है। 60 डेज ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 60 डेज ही तो पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है, मजे करेंगे आराम से, तब तक ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खुल जाएगी, तब मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, गोवा जाएंगे अपन लोग घूमने। बट भैया ये टाइम पढ़ने का है, आप प्लीज पढ़ लो, प्लीज आप लोग पढ़ लो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है करके, ठीक है। और सीए बनने के बाद हम लोग मिलने वाले हैं शायद आपके एग्जाम के लिए, अब ये नवंबर 2020 के लिए मेरा लास्ट लेक्चर है। हम लोग लास्ट टाइम मिल रहे हैं नवंबर 2020 वाले बच्चे, क्योंकि आगे जो भी अब लेक्चर आएंगे वो सब मई 2021 वालों के लिए आएंगे और नवंबर 2021 वालों के लिए आएंगे। तो आज मैं, आप समझ लो, आपके साथ में मैं लास्ट टाइम बात कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू। बाकी अपन मिलते रहेंगे, जब आप सीए बन के आओगे तो ऑब्वियसली अपन मिलेंगे, साथ में पार्टी करेंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, और सच में विल मेक इट लार्ज करके। तो आप सब लोगों को पढ़ना है, बस यार थोड़े ही तो टाइम है, पढ़ लो ना प्लीज़ यार। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा करो करके, ठीक है। अगर आपको कभी भी लगता है थोड़ा घूमने चला जाओ, थोड़ा वर्कआउट वगैरह कर लो, कुछ योगा कर लो, वॉक कर लो, ठीक है। बट यार डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल, जस्ट फोकस टू योर स्टडी। अपने आप को कूल रखो, अपने आप को दिमाग में शांति रखो। बहुत सारी चीज़ें, महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट हुआ अभी थोड़े टाइम पहले, लाइक दैट वाज लाइक मेरे लिए तो मैं बोलता हूँ इंस्पायरेशन है वो बंदा करके, ठीक है। लाइफ में उसके जैसे रहने का। जब इंडिया किसी भी पोजीशन में रहती थी, इंडिया हार रही है तो भी उसका रिएक्शन सेम था, इंडिया जीत जाती थी तब भी उसका रिएक्शन सेम था। और वो लाइक बंदा ही अलग था। लाइक जब कब आया 2000, लाइक जब मैं 2006-7 की बात करता हूँ, जब मैं छोटा था, तब उन्होंने कुछ श्रीलंका के सामने कुछ 183 रन बनाए थे। दैट टाइम आई रियलाइज कि यार नहीं यार, क्या मस्त मारता है बंदा। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी उनकी लाइफ से अपने को सीखने को मिलता है। ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको सीखने को मिलता है। देखो यार वो बंदा कहाँ से आया, कैसे, आपको पता है, लाइक उसका बैकग्राउंड क्या। आप उसके फोटोज़ देखोगे पुराने, जब घर के वगैरह, ठीक है, आप देखोगे उसका घर कैसा है, कैसे वो, उसको वो कैसा था करके, ठीक है। आप उसका कोई वीडियो निकाल के देखना 2005 का, 2004 का, वो कैसा लगता था यार, आपको लगेगा यार ये महेंद्र सिंह धोनी कैसे बन गया करके। बट वो बंदा बना ना, उसने मेहनत की ना। हर चीज़ देखो, लोगों को है ना बहुत बार ये लगता है कि हर चीज़ ऐसे ही मिल जाती है। मतलब आज आप उसको सक्सेस देखते हो कि यार महेंद्र सिंह धोनी के पास 1500 करोड़ है या 2000 करोड़ का बंदा है वो, ठीक है, या विराट कोहली के पास ये है। बट आपको उसकी मेहनत पता नहीं, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसने जो जहां से वो बंदा आया है और जो चीजें वो मेंटेन की है इतने सालों तक, क्या काबिलियत है यार, क्या क्वालिटी है उन लोगों में। और वो आपको लानी पड़ेगी, वो आपको बनाना पड़ेगा। और वो सब तभी हो सकता है ना जब आप मेहनत करोगे। आज जो आप कर रहे हो ना, आप देखो, आपको ये हर कुछ है, अपने को हर किसी को कुछ भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, ठीक है। लाइफ में बहुत अच्छा बनना है, बहुत फेम मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बड़ा कमाएंगे, जोरदार कमाएंगे। लेकिन आपको वो तभी मिलेगा ना जब आप ये मेहनत करते रहोगे। मैं बताऊं, मैंने भी मेरी लाइफ में काफी मेहनत की है, ठीक है। मैंने भी मेरी लाइफ में काफी मेहनत की, ऑब्वियसली पीछे के 8-10 साल जो मैं पढ़ा रहा हूं, 10 साल से 9 साल हो गए सीए बने हुए, वो किसी ने नहीं देखा। आज लोगों को दिखता है, नहीं बीबी सर कमा रहे होंगे, बीबी सर पढ़ा रहे हैं, ये है वो है। बट गाइस हमेशा ये आपको सीखना चाहिए, MS धोनी वगैरह ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है, इंस्पायरेशन। यार जिस दिन वो आया ना मार्केट में, उस दिन उससे सीनियर कितने थे यार, युवराज सिंह था, ये था, वो कहीं नहीं था उनके सामने। और एक वो विकेट कीपर बैट्समैन था। इंडिया में विकेट कीपर बैट्समैन की क्या हालत होती है वो आपको पता है करके, ठीक है। कोई भी कर लेता है विकेट कीपिंग, तो वैसी वाली चीज होती है। लेकिन उस बंदे ने कैप्टन बना, ये किया वो किया, कितना कुछ इंडिया के लिए किया। सो गाइज ऑब्वियसली लाइक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसे इंस्पायरेशन बहुत सारे लोगों से आपको भी मिलती होगी, मुझे भी मिलती है, मेरी लाइफ में आज भी इंस्पायरेशन मिलती है बहुत सारे लोगों से।
तो आप भी ये चीजें लेते रहो, अपने लाइफ को मतलब बनाते रहो। और यार एक ही तो लाइफ मिली है, इसके बाद अपने को नहीं मिलेगी, पता है, ये लास्ट लाइफ है अपने पास। अब किसने देखा यार पूर्ण जन्म होता है, पूर्ण जन्म या जो भी बोलते हैं अपन करके, ठीक है, लाइक इट्स नॉट, अपने को नहीं देखा यार, ये एक ही लाइफ है और अपन अपनी लाइफ के ऑलरेडी कितना टाइम जा चुका है। मैं सोचता हूँ कि यार मेरी लाइफ का मैंने 50% टाइम जा चुका है, मेरी लाइफ 50% ही बची है। और इस 50% लाइफ में सच में कुछ ऐसा ढंग का करना है, कुछ अच्छा करना है यार, क्या लगे कि यार अपनी लाइफ जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे, इस भगवान ने कुछ ना कुछ सोच के अपने को यहाँ भेजा है, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, उन्होंने वो अपने को ऐसे ही नहीं बना दिया कि जाके जा भाई जा ऐसे ही भीड़ बना बढ़ाने। इसमें अपने हर किसी में एक अलग क्वालिटी है और वो अपने को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। आप खुद को री इन्वेंट करो और सब बता दो, सब लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जब आप सीए बनोगे। और सीए बनने के बाद यार एक मस्त चीज ये होती है ना कि आप बहुत ज्यादा मतलब रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको लगता है बिजनेस करना है, बिजनेस कर सकते हो आप, क्या फर्क पड़ता है यार, बिजनेस में फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठ जाएंगे, ठीक है, सीए बने हैं, कहीं ना कहीं कोई भी लाख रुपए अपने को दे देगा महीने का। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस आपको ये डिग्री दिलाएगी। मैं नहीं बोलता सीए बनने के बाद आप ऑफिस खोलो या किसी इंडस्ट्री में जाओ, आपकी मर्जी है वो करो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइक, अभी मैं बता दूं, एक फ्रेंड्स ने स्टार्टअप चालू किया था 2-3 साल पहले, 350 करोड़ में बेचा उसने, 350 करोड़ में फंडिंग बेची है करके उसने, और उसके कुछ 60% फंडिंग बेची है 350 करोड़ में। वो बंदे को देख के लगता नहीं था यार 350 करोड़ उसको मिलेंगे, 350 करोड़ मिले उसको, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 350 करोड़। बट मैं बताऊं ये सब चीजें पॉसिबल है, आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, अपने खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। लाइक अपने आप लोग दुनिया में बहुत सारे, आप लोग दूसरों के बारे में सोचते हो, लाइक आप लोगों के बारे में, अरे उसने खाना खाया है नहीं, ये नहीं किया या वो नहीं किया, बेबी सुना, आप बहुत कुछ करते हो, ठीक है, और ये एज है, करते भी, करना भी चाहिए करके, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज में आपको है ना अपने बारे में बहुत सोचना है। आज की डेट में आप छोड़ो बाकी सब चीजें यार, छोड़ो सोशल मीडिया एंड ऑल, जस्ट फोकस टू योर, आप अपने बारे में सोचो यार, आप क्या हो, आपको क्या बनना है। अल्टीमेटली आप जो है वो कर रहे हो, वो आपके लिए कर रहे हो, और आपको अपने लिए करना है यार, अपने को कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनना है। आप वो इस बोतल में हो करके, ठीक है, उस बोतल से बाहर निकलना है। वो बोतल है, वो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी सोच है, उसको तोड़ना है बोतल को, और उससे अपने को बाहर निकलना है, बहुत बड़ा बनना है यार, बहुत आगे बढ़ना है यार। मैं जब बहुत बार ऐसे सुनता हूँ ये सुंदर, वो लाइक सुंदर पिचाई के बारे में वगैरह, क्या लोग होते होंगे वो लोग यार, क्या दिमाग होता होगा करके, ठीक है, सोचो कहां से कहां पहुंच जाए बंदा। एक बंदा आईआईटी से निकला, इंडिया से निकला करके, ठीक है, बंदा जिसकी आज एज क्या है, वो क्या है यार, आप सोचो, यूएस की इतनी बड़ी कंपनी का वो सीईओ है, उसमें कुछ तो अलग होगा, उसने कुछ तो अलग किया होगा, अपनी आपकी लाइफ को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला होगा ना। या ऐसे ही बैठे बैठे आपको बैठे बैठे और आपको आज से गूगल का सीईओ बना देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट यार। ऐसा थोड़ी कोई इतना इजी होती है चीजें यार, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अलग तो कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को जो ये कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके उतने बड़े बन पाएंगे, या तब जाके कहीं अपन अपनी लाइफ में पहुंच पाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, लाइफ में इंसान वही आगे जाता है जो मेहनत करता है। ये कंफर्ट जोन है, इससे छोड़ो, इसको छोड़ो, कंफर्ट जोन को, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ो, पहली चीज तो मैं बता दूं। और अपने आप को मैं बताऊं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, डीमोटिवेट मत हो, अपने आप को डिप्रेशन में मत डालो किसी चीज से करके, ठीक है। जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती है यार, तोड़ दो उसे, नहीं चाहिए वो चीजें। जो चीजें आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है ना, छोड़ दो उसे। जो लोग आपको नेगेटिव करते, जो लोग आपको मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, उनको छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ता है करके। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनके साथ में रहो, उनके साथ में जियो, उनके साथ में बात करो, उनके साथ में अच्छे थॉट शेयर करो। मैं बता दूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे, जब हम पहले मिलते थे तो हम ऑलवेज ये बात करते थे, भाई पैसे कैसे बनाने हैं लाइफ में, हम पैसे कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नया करेंगे, कैसे करेंगे। इट्स लाइक ऐसे होने चाहिए दोस्त यार, जो अल्टीमेटली ये बात करेंगे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ना कि ये बात करे कि वो फालतू, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके घर में ये हुआ, उसका ये हुआ, उसने उसके बारे में ये बोला, उसने उसके बारे में ये बोला। तेल लेने गए वो लोग यार, नहीं करने का उन लोगों से फालतू है गपचप। ऐसे लोगों से बात करो जो सच में कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ जो अपने लिए वर्थी हो, वैसे लोग जो है उनके साथ बात करो, पढ़ाई करो यार, मेहनत करो मस्त वाली, और अपनी लाइफ को यार अलग बनाओ। मैं बताऊं ना, मैं बताऊं इंसान कहां से आता है और आप कहां जाओगे, आप आज नहीं पता कर सकते।
आप कहीं भी जा सकते हो यार। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे करके, ठीक है, जो हो सकता है आज से 8-10 साल बाद जिनके पास 10,000 करोड़ का नेटवर्थ रहेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे जिसकी करोड़ सौ में वैल्यू रहेगी। यार हम भी बोलेंगे यार ये बंदा था जिसको हमने पढ़ाया था। तो आप नहीं, आपका मैं बताऊं ना, आप अपना फ्यूचर आपको आज पता नहीं है आप 10 साल बाद कहां रहोगे, बट आपको ये तो पता है ना आप कुछ अच्छा करोगे तो आप अच्छे बनोगे। आपके हाथ में कर्म करना है। गीता में बोला हुआ है कर्म आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो कर्म करो। और अभी आपके लिए कर्म है ये 2 महीने के लिए, ये जो 60-70 दिन है ना जितने भी करके, ठीक है, 70 दिन बचे हैं आपकी लाइफ में। 60-70 दिन जो भी है, चक दे इंडिया में जैसे बोलता है 70 मिनट जो है ये आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 70 मिनट होने चाहिए। जी लो अपनी जिंदगी जैसे आप जी सकते हो वैसे, दे दो जितना दे सकते हो उतना। यार क्या करें, मर जाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या मर जाएंगे, कोई नहीं मरता है, कुछ भी नहीं होता है करके, ठीक है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो और शानदार वाला प्लान बनाओ और शानदार वाली पढ़ाई करो करके, ठीक है। डीमोटिवेट मत होने देना अपने आप को, ऑलवेज कीप मोटिवेटिंग। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो और इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन इन द लाइफ। और यार करो यार, यही टाइम है, ये सब टाइम, ये टाइम लाइफ का चला जाएगा और बाद में आपको वैसा रिग्रेट ना होना चाहिए। रिग्रेट ना हो अपने को कि अपने से पढ़ाई नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, लॉकडाउन भी था, अपने को इतना टाइम भी मिला था, अपने पास ऑफिस भी नहीं था, अपने पास घर पे बैठे हुए थे तो भी अपन ने पढ़ाई नहीं की। ये रिग्रेट मत रखना लाइफ में, मैं बता दूं। और बहुत सारे लोगों को ये चीज सताने वाली है आगे जाके कि आपके पास टाइम था और आपने टाइम का यूटिलाइज नहीं किया। सो मेरे से वादा करो आज से कि आज से आप सब चीजों को छोड़ के सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे। सिर्फ गाइस पढ़ाई पे ध्यान दे दो बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। और मैं बता दूं करके, ठीक है, हम पढ़ाते हैं, नो डाउट हम फीस लेते हैं करके, ठीक है, बट मैं बताऊं मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब कोई मेरा स्टूडेंट पास हो जाता है। और वो भी मैं बताऊं रैंक वगैरह आती है, हमारे बहुत सारे फर्स्ट रैंकर है, ठीक है। हर साल लास्ट अटेम्प्ट जो गया उसमें 50 बच्चों की रैंक आई थी, जो सीए फाइनल में 50 रैंकर थे ओल्ड न्यू में मिला के, जो मेरे स्टूडेंट थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उसके पिछले वाले में रैंक आई थी बहुत सारी करके, ठीक है। बट मेरे को रैंक से भी सच बता रहा हूं ज्यादा खुशी तब होती है जब ऐसे बच्चे पास होते हैं जो ये बोलते हैं सर हमारे टाइम हो गया था, हमने 6-6 अटेम्प्ट दे दिए, हमारे इंटरमीडिएट में ये हुआ, उसके बाद हम पास हुए। बहुत खुशी होती है। और मैं बताऊं ये लाइफ में एक अलग ही, मैं बताऊं सीए एक अलग इंसान बनाता है। इंडिया में जो आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी बनने का जो बनता है ना बंदा, उसमें एक अलग दिमाग होता है। मतलब एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है जो आईआईटी बता करती है कि अच्छा यार ये बंदा आईआईटी क्रैक किया है इसने। वैसा ही है सीए भी, सीए की बड़ी वैल्यू है मार्केट में करके, ठीक है। जब आप बोलोगे किसी को ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यार शानदार वाली फीलिंग आती है अंदर से, आगे वाला भी आपको रिस्पेक्ट से देखता है, एक बार वो सोचता है बंदा सीए है। और ये तभी मिल सकता है जब आप ये अगले वाले 60-65 डेज है वो आप बेस्ट यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने आपके आज के लास्ट के 10-15 मिनट है जो आपको ये सब मोटिवेट किया, आपको बताया, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ये शायद 15 मिनट आपका 6 महीने बचा सकते हैं घर के, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली ये आपके एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम हो, आपकी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम हो सीए फाइनल का, और फाइनल एग्जाम देके और प्लीज क्लियर कर लो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहो, अपने घर वालों की हेल्थ का ध्यान रखते रहो और साथ साथ में पढ़ाई को जारी रखो, पढ़ाई करते रहो। और ये एग्जाम है, ये लास्ट एग्जाम है और एग्जाम के बाद में हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, मैं आप लोगों से मिलने वाला हूं और हम साथ में कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू।